नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मे फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए लेकर आए इकोनॉमिक क्लास। काफ़ी दिन से इकोनॉमिक क्लास बंद चल रहे थे और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेकिन अब कोशिश मेरी रहेगी कि पर डे या तो नहीं अल्टरनेट में मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी चलती रहेगी साथ साथ, ठीक है ना। तो दोनों सब्जेक्टों को लेकर हम लोग चलेंगे। लेकिन एक आप लोगों के लिए एक सूचना ये है कि मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें अभी हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो अभी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दरअसल क्या बात होती है, स्कूल में हो चाहे कोचिंग में हो, दरअसल बात ये होती है कि वो बच्चे मैथ, साइंस, इंग्लिश तो ठीक करवा दिया जाता है, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं सोशल साइंस में, जो सामाजिक विज्ञान में वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, 70 में 70 कैसे लाएं, 70 में 70 कैसे लाएं। वो मेरी एक सीरीज चल रही, इसी चैनल में चलेगी सीरीज, ठीक है। तो मैं उसकी अलग से मैं इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैंने उसका कैसे कैसे फॉर्मेट होगा उसका तो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब हम लोग उसकी रणनीति कैसे रहेगी तो उस क्लास में मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो इस क्लास में मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपके संपर्क में हाई स्कूल के बच्चे हों तो उनको इस चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक शेयर करवाइए और उनको ये फ़ायदा उठाइए। क्योंकि दो मैथ में उतना ही मेहनत कर रहा है बच्चा, काफ़ी दिन से पढ़ रहा है, तो मैथ तो उसका ठीक हो जाता है। तो ये पोर्सन बहुत कमज़ोर रह जाता है, जिसमें आगे चल के उसको समस्या होगी। और पेपर में, अब पेपर में ये नहीं कि मैथ ज़्यादा आ जाएगा, आएगा 70 का नंबर का उसका भी और 70 नंबर इसका भी आएगा, क्योंकि 30 नंबर तो विद्यालय से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो चल रहा था, ठीक। चलिए हम अपने प्रोग्राम पर आते हैं, जो आज चलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था जो टॉपिक चल रहा था, हम पिछली क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था में डिस्कस कर चुके थे कि जो बैंकें होती हैं, बैंकें कितने प्रकार की होती हैं, इनकी बात हमने बात की थी कि अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, उनमें भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, निजी बैंक, जो विदेशी बैंक, इनकी हम लोगों ने क्या की थी, चर्चा की थी। और ग्रामीण बैंकों की भी हमने क्या कर दी, चर्चा कर ली थी। अब देखेंगे कि वो जो बैंकें हैं तो उनमें निवेश किस प्रकार के किया जाता है। अब एक बैंक स्थापित करने के लिए क्या क्या मानदंड होते हैं, और क्या कोई समिति बनी जो बैंकिंग में सुधार के लिए बनी, क्योंकि राष्ट्रीयकरण तो 1980 में राष्ट्रीयकरण पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रतिस्पर्धा न होने के कारण क्या हुआ, जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो ठप पड़ गई। तो उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई थी नरसिम्हम समिति के आधार, ठीक है। तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या जो बैंकें हैं, बैंकें में कितना निवेश कर सकते हैं, क्या सार्वजनिक क्षेत्र में कितना निवेश कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि क्या कितने % का निवेश निजी बैंकों में किया जा सकता है, क्या कितने % शेयर बेच सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब डालिए हेडिंग, बैंकिंग सुधार, या कह सकते हैं बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। दरअसल ये जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया का भी क्वेश्चन पूछे, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया कब पूरी हो गई, तो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1980 में पूरी कर ली गई। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया जो थी या उसको 1980 में क्या कर लिया गया, उसको पूरा कर लिया गया। लेकिन अब पूरा कर लिया गया, अब जो बैंकें और थी, जो राष्ट्रीयकरण की जो बैंकिंग पे प्रक्रिया पूरी की गई, उसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव आए, क्योंकि सभी जितनी प्राइवेट बैंकें थी क्या सरकार अपने अंडर में कर लिया। अब जब सरकार अपने अंडर में कर लेगी, जो निजी व्यक्ति होंगे तो वो निराश होंगे। और जब कोई किसी का कंपटीटर नहीं होता है ना, तो क्या हो, बैंकिंग व्यवस्था शिथिल पड़ जाती है। जैसे आपके पास कोई दुकान है, मतलब कोई कंपटीटर नहीं कि हम ही अकेले प्रभुत्व है हमारा, तो हम उतना मन से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
आ रहा ठीक, लेना लो नहीं चले जाओ। लेकिन यदि आपके सामने भी दुकानदार रख लिया तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और सामान थोड़ा फुर्ती के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत से देना पड़ेगा ना, नहीं समस्या हो जाएगी, ग्राहक उसके पास ज़्यादा चला जाएगा ना। यही हुआ क्योंकि सब सरकारी बैंक हो गई, जब सरकारी बैंक हो गई तो प्रतिस्पर्धा दूसरी बैंकें थी नहीं, प्रतिस्पर्धा हुई नहीं, तो इनका लॉस जाने लगा। तो एक आरबीआई जो इस बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए आरबीआई गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हन के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, एक समिति बनाई गई जिसे नरसिम्हन समिति कहते हैं। एक समिति बनाई गई जिसका नाम नरसिम्हन समिति, ठीक। और इस समिति का गठन 2 बार किया गया। जो समिति बनाई गई नरसिम्हन समिति, इसका गठन कितने बार किया गया? 2 बार गठन किया गया। तो कब कब गठन किया गया? पहली बार गठन किया गया 1991 में, और दूसरी बार जो इसका गठन किया गया 1998 में। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नरसिम्हन समिति बनी थी एम नरसिम्हन के नेतृत्व में, उसको कितनी बार गठित की? उसको 2 बार गठित किया, 1991 में और 1998 में। और कहा गया कि देखिए आज जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, अब गठित में कुछ बातें कही गई होंगी ना, तो कहा गया कि जो भाई बैंकें आप गठित कर रहे हैं, जब राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया क्या किया जाए, पूरी तरीके से बंद किया जाए, और जो बैंकों में सुधार लाया जाए। बैंकों में सुधार क्या? भाई पूंजी उपलब्ध कराई जाए, और क्या करवाया जाए कि जो बैंकें थे उनको कंप्यूटरीकृत किया जाए और कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जोड़ा जाए। कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जोड़ा जाए। कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है कि एक बैंक वाला इलाहाबाद का बैंक का यहाँ खाता, तो दूसरे इलाहाबाद बैंक से जाकर आप पैसा निकाल सकते हैं। और क्यों? कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे बैंक के क्या हो, जुड़ी हूँ, जो वर्तमान में है, कहीं भी कोई है आराम से निकाल सकता है किसी बैंक से भी ना, तो उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो बैंकिंग सुधार में क्या किया गया? नरसिम्हन समिति के आधार पर 2 बार गठित की गई समिति बनाई गई, 1991 में, 1998 में। यह नियम था, ठीक है ना। हम बेसिक जानकारी आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। क्यों हुआ सुधार, इसके बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं करेंगे अभी। चलिए अब इसमें हम लोग दूसरी बात पढ़ने वाले हैं, भारत में जो कार्यरत बैंकें थी, ठीक है। भारत में कार्यरत कितने प्रकार की बैंकें होती हैं? भारत में कार्यरत 3 प्रकार की बैंकें हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, निजी क्षेत्र की बैंकें, और हैं जो विदेशी बैंकें भारत में कार्यरत हैं, ठीक है। तो हम उनके निवेश से संबंधित नियम समझने वाले हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा ये आपको बोरिंग लगेगा तो परेशान नहीं होना, कोशिश करूंगा आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो आप लोग गलती कर देते हैं। और बजट भी आने वाला है ना, तो 1-2 दिन में मैं आपको बजट की भी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होए। तो हेडिंग डालिए। अब एक हेडिंग डाल सकते हैं, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नियम से संबंधित नियम। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग बन जाता है, ठीक है ना। कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या निजी, ये कह सकते हैं निजी बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी जो निवेश है, कितने % तक हम विदेशी निवेश ले सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है। ऑप्शन देगा 15%, 49%, 51% या 100%, ठीक है ना। तो इस तरह के ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। तो अब देखेंगे नियम क्या है इसका, बड़ा मजेदार है, क्या नियम है इसका। तो आप लोग जब समझ जाएंगे ना तो आराम से आप लोग टिकल कर लेंगे क्वेश्चन, तो परेशानी होने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए पहले देखते हैं भारत में जो बैंकें काम कर रही हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो भारत में जो बैंकें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ऐसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक। चलिए
नंबर 1 जिसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, ठीक। दूसरी होती है निजी क्षेत्र की भारतीय बैंक, निजी क्षेत्र की भारतीय बैंक। और तीसरी बैंक भारत में काम करती हैं विदेशी बैंक, विदेशी बैंक जो भारत में कार्य करती हैं, जो भारत में कार्यरत हैं। 3 प्रकार की बैंक आप देखें। अब इनमें विदेशी निवेश कितना होगा, ठीक है, तो हम लोग मतलब इनकी आप जो शेयर कितने परसेंट इनको बेच सकते हैं। विदेशी निवेश का मतलब क्या है, आप इनके शेयर कितने परसेंट तक बेच सकते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक होगी, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक सेक्टर की बैंक, पब्लिक सेक्टर की बैंक का मतलब क्या है, जो सरकारी बैंक है, ठीक है ना, जो कौन सी, जो सरकारी बैंकें हैं। तो कितने परसेंट तक कहा गया है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बैंक में, क्या अपनी हिस्सेदारी, सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे नहीं लाएगी, ठीक है ना। कोई भी जो सरकारी बैंक है तो सरकार अपनी जो हिस्सेदारी होगी बैंक में वो 51% से नीचे नहीं लाएगी। 51% मतलब क्या, मालिकाना हक। जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर होते हैं वो उसका मालिक होता है, ठीक है। तो कितना, 51% से नीचे नहीं लाएगी। इसका मतलब इसमें 49% तक विदेशी निवेश हो सकता है। 49% क्या कहा, शेयर बेच सकते हैं, क्या कहा, इसमें निवेश हो सकता है। 49% में क्या हो सकता है, निवेश, ठीक है ना, कि 49% जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है उनमें 49% तक विदेशी निवेश या निवेश कर सकते हैं। लेकिन 49% किसी व्यक्ति को थोड़ी दे देंगे, ठीक है ना। इसमें भी जो 49% की हिस्सेदारी है, 49% में 20% से ज्यादा विदेशी निवेशकों को नहीं बेच सकते, विदेशी निवेशकों को नहीं बेच सकते। इससे ज्यादा मतलब इसका मतलब केवल 20% ही विदेशी निवेश, जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं उनमें केवल 20% ही हम लोग क्या विदेशी निवेश बेच सकते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी बैंक कितना परसेंट निवेश हो सकता है, तो कितना, मैक्सिमम 20%। लेकिन 20% भी किसी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 20% है केवल एक निवेशक को 10% से ज्यादा नहीं। एक निवेशक को कितने, किसी भी निवेशक के पास 10% से ज्यादा शेयर नहीं होने चाहिए। और यदि कोई बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी, तो बीमा कंपनी कितने परसेंट, बीमा कंपनी को केवल आप 15% दे सकते हैं। बीमा कंपनी को 15% दे सकते हैं। अब समझिए, मतलब 20% विदेशी निवेश हो सकता है और बाकी कितना जो अपने देश का ही निवेश होगा, तो बच्चा 29% देशी निवेश हो सकता है और ये 20% विदेशी। लेकिन जो भी निवेशक होगा, कोई भी निवेशक होगा, इनमें कोई भी पूरा 49% में किसी के पास 10% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं, किसी एक निवेशक के पास 10% से हिस्सेदारी ज्यादा नहीं होगी, केवल बीमा कंपनियों को छोड़कर। बीमा कंपनियों को कितने 15% तक हिस्सेदारी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है निजी क्षेत्र की जो भारतीय बैंक है उनमें कितने % हिस्सेदारी हो सकती है। पहली बात, जो संस्थापक है, जो बैंक स्थापित किया, तो पहले क्या करेगा भैया, पहले तो 100% पूंजी लगाएगा ना, तभी तो बैंक बन पाएगी। पहले कितना 100% पैसा लगाएगा, बैंक तभी बन पाएगी। चलिए मान लो संस्थापक है, 100% पूंजी लगा दिया। अब क्या करेगा भैया, 100% उसने क्या करिया, पूंजी लगा दिया। लेकिन अब उसको
चलिए हम एक चीज़ आपको इससे पहले बता दे रहे हैं, संस्थापक के नीचे से पहले एक चीज़ यहाँ बता देंगे। आप लोग कुछ दिन पहले पढ़े होंगे कि आईडीबीआई जो सरकारी बैंक थी उसको एलआईसी को बेच दिया गया है। चलिए याद आ गई बात तो बता दे रहे हैं। टीबीआई है जो आईडीबीआई को क्या क्या किया गया है, बेच दिया गया। किसको? एलआईसी को। एलआईसी कितने परसेंट शेयर दे दिएगा? 51%। इसका मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक को कितने 51% हिस्सेदारी दे दी गई, सरकार ने बेच दिया। ये साधारण प्रावधान में ऐसा हो पाएगा? ऐसा प्रावधान नहीं होगा, हो पाएगा, ठीक है ना। इसके लिए सरकार ने क्या किया? विशेष प्रावधान बनाए हैं। सरकार ने क्या किया? विशेष प्रावधान बनाया है, ठीक है ना। सरकार ने कितना विशेष प्रावधान बनाया है भैया। ये विशेष प्रावधान के तहत हम आपको नहीं तो पहली बात तो क्या, विदेश जो निवेश हो सकता है 49% से ज्यादा निवेश नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान के तहत आरबीआई को 51% की हिस्सेदारी, किसी को? एलआईसी को। जो आईडीबीआई की हिस्सेदारी थी, सरकार ने 51% हिस्सेदारी किसको दे दी गई? एलआईसी को दे दी गई। इसका मतलब अब वो कह सकते हैं प्राइवेट बन चुकी है, क्योंकि एलआईसी प्राइवेट है, ठीक है ना, अर्ध सरकारी जो भी गए एलआईसी को। अब इसकी जो हिस्सेदारी है सरकार के पास मालिकाना हक आईडीबीआई का नहीं है। किसके पास चला गया है? ये एलआईसी के पास इसका मालिकाना हक चला गया है। लेकिन जब इस बैंक को सुधार करने के लिए जब आईडीबीआई में सुधार हो जाएगा, जब आरबीआई में क्या हो, बैंक में सुधार हो जाएगा, तो वह कौन? एलआईसी अपनी हिस्सेदारी कितने % लाएगा? 15% हिस्सेदारी अपनी लाएगा, क्योंकि किसी के पास जो संस्थापक है उसके पास भी 15% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बाद में जब बैंक में सुधार हो जाएगा तो एलआईसी भी आईडीबीआई में अपनी हिस्सेदारी कितने % लाएगी? 15% लाएगी, ठीक है ना। इतना है। ये किसके पास? ये विशेष प्रावधान है, साधारण प्रावधान में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन विशेष प्रावधान बनाया गया है। इसलिए एलआईसी को आईडीबीआई के शेयर 51% में मालिकाना हक उसको दे दिया गया है। चलिए आते हैं निजी बैंक। जो संस्थापक हम बोले कि ये जब बैंक स्थापित करेगा उसके कितने 100% होगा शेयर, लेकिन अब इसको अगले 5 सालों में, इसको 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में अपनी हिस्सेदारी कितनी 40% लाना होगा। अपनी हिस्सेदारी कितनी %? 5 वर्ष में हिस्सेदारी कितनी, अपनी हिस्सेदारी कितने % लाएगा? 40% लाएगा। इसका मतलब अब बेचेगा 60%, लेकिन इसमें भी जो 40% लाएगा, इसमें भी 49% से ज्यादा, कितनी 49% से ज्यादा विदेशी निवेश नहीं आ सकता। 5 वर्ष में कितना 49% से ज्यादा विदेशी निवेश नहीं आएगा। 49% से ज्यादा विदेशी निवेश नहीं, ठीक है। इन 5 सालों में 40% हिस्सेदारी स्वयं लेकर आएगा, 60% घटा देगा, 100 में 60 हिस्सेदारी बेच देगा, उसमें से 60 में 49% से ज्यादा विदेशी निवेश को नहीं देगा। उसमें भी किसी एक निवेशक को जो 60% बचा पूरा, किसी निवेशक को 10% से ज्यादा नहीं देगा। और यदि बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी के लिए कितना 15%, बीमा कंपनी के लिए कितना 15% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं देगा, ठीक। किसी निवेशक को 10 एक व्यक्ति को 10 किसी कंपनी के शेयर 10% से ज्यादा नहीं होंगे, और यदि बीमा कंपनी है तो वो 15% ले सकती है, ठीक है। तो जो पर्सनल व्यक्ति होगा उसे केवल 10% ही होगा, ठीक। चलिए अब ये 5 साल होगा, फिर अगले 5 वर्षों में कर सकता है, फिर अगले 5 वर्षों में क्या करेगा, ये तो हो गया पूरी बात। चलिए अब अगले 5 वर्ष में ये चलता रहेगा। इसके बाद जब इसको स्थापना किया 15 वर्ष के बाद, कितना 15 वर्ष तक अपनी हिस्सेदारी कितने % लाएगा? ये लाएगा अपनी हिस्सेदारी 15% इसको लाना पड़ेगा। अब अपनी हिस्सेदारी कितने लाएगा 15 वर्ष में? अपनी हिस्सेदारी 15% कितना 15%, अभी तक 40% थी, इसको और घटाएगा, 15 वर्ष में हिस्सेदारी अपनी करेगा 15%, और जो बाकी है हिस्सेदारी 25% वो फिर बेच देगा। और इसमें विदेशी निवेश 74%, 15 साल में विदेशी निवेश कितना होगा 74%। वही है, किसी को 10% से ज्यादा नहीं देगा, केवल बीमा कंपनी को ही 15% हिस्सेदारी देगा। और अब ये 15 वर्ष के बाद क्या होगा? अब वह अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकता है। इसका मतलब विदेशी निवेश कितना कर सकता है
15 वर्ष के बाद ही किसी निजी कंपनी के शेयरों को 15 वर्ष के बाद 100% तक शेयर हिस्सेदारी बेच सकते हैं, लेकिन 15% तक आपको कुछ कुछ हिस्सेदारी, पहले जब शुरू करेंगे तो 100% स्वयं के पास होंगे, 5 वर्ष के अंदर आपको 5 वर्ष के बाद तक आपको 40% हिस्से, मतलब 60% बेचना होगा, केवल 40% हिस्सेदारी रखना है। इसके बाद 15 वर्ष तक आपको 15% आपके पास हिस्सेदारी होगी और बाकियों को हिस्सेदारी आपको बेचना होगा। लेकिन विदेशी निवेश 5 सालों में 49% ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब विदेशी जो मालिक नहीं बनेगा 5 साल में, भी 15 साल में बन सकता है 74%, लेकिन किसी के पास 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी। इसलिए किया जाता है कि किसी का प्रभुत्व ना हो जाए किसी बैंक में, ठीक है ना। तो मिल मिला क्योंकि पैसा सबके हैं, यदि किसी के पास होल्डिंग हो जाएगी ना तो समस्या उत्पन्न हो सकती है, पैसा भी लेगा तो भाग जा सकते हैं ना ऐसा। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि कई निवेशक हैं तो आपस में गठबंधन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, और जो बड़े उद्योगपति, इसलिए 100% किसी को नहीं दी जाती, और जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो अपनी पर्सनल बैंक नहीं खोल सकते हैं। अभी बताएंगे कंडीशन क्या क्या है। इसीलिए नहीं, जो बड़े बड़े उद्योगपति अपनी अपनी बैंक खोल लें कि भैया ये हमारी बैंक से एटीएम कार्ड जारी किया, हमारे बैंक में आपका अकाउंट होगा तो जो हमारा मॉल है आपको इतने % की छूट देगा, तो पूरा अधिकार हो जाएगा ना, वही सामान बेचे, उन्हीं बैंक होगी तो सब कुछ होगा ना। तो क्रोनी पूंजीवाद, इसको बोलते हैं क्रोनी पूंजीवाद। अभी हम लोग डिस्कस करें क्रोनी पूंजीवाद क्या होता है। ये तो बढ़ता चला जाएगा ना क्रोनी पूंजीवाद, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चलिए, ये हिस्सेदारी, इसका मतलब निजी क्षेत्र में 100% की भागीदारी हो सकती है, 100% निवेश हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में मैक्सिमम 20% की विदेशी निवेश होगा और निजी क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश हो सकता है। और जो भारत में विदेशी बैंक काम कर रहे हैं तो वह क्या करेंगे, इसमें 100% का निवेश विदेशी कर सकते हैं, कोई समस्या। जो विदेशी बैंक हैं वो 100% का निवेश कर सकते हैं या 100% उनके निवेशक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन बनेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश कितने % हो सकता है, तो 20%। निजी क्षेत्रों में कितने % तक हो सकता है मैक्सिमम, तो 100% तक। लेकिन जो शुरू के 5 सालों में संस्थापक के 49% होगा, इसके बाद 15 वर्षों में 74%, लेकिन 15 साल के बाद तक 100% विदेशी निवेश हो सकता है। और विदेशी निवेशों में विदेशी बैंक जो भारत में कार्यरत है उसमें 100% विदेशी निवेश हो सकता है। तो आप लोग इतने पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। उन्होंने इसको नोट डाउन कर लिया होगा ना। चलिए, हो गया। अब जो वाणिज्यिक बैंक के लाइसेंस की क्या व्यवस्था की गई है, कैसे बैंक स्थापित की जाए, लाइसेंस कैसे मिलता है, तो उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। डाले लाइसेंस संबंधी प्रावधान कि बैंक को लाइसेंस कैसे, और लाइसेंस देता कौन है, आरबीआई देती, ठीक है। और यह हम लिख सकते हैं पूरा, वाणिज्यिक, ठीक, वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना में लाइसेंस संबंधी प्रावधान, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना में लाइसेंस संबंधी प्रावधान या लाइसेंस संबंधी प्रावधान, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, अब दरअसल बात ये थी, जब 2004 में आरबीआई ने यस बैंक को और कोटक महिंद्रा बैंक को लाइसेंस दे दिया, फिर 2014 में आईडीएफसी एंड बंधन बैंक को, इनको लाइसेंस दे दिया। लेकिन 2016 में पहले से व्यवस्था नहीं थी, एक टाइम पीरियड होता था, इसमें आपको आवेदन करना रहता था, तब आरबीआई जारी करते थे कि हाँ किसको किसको देना है। लेकिन अब क्या है, आप कभी भी लाइसेंस जारी करवा सकते हैं। तो कौन कौन से प्रावधान है, कितनी राशि लगेगी बैंक को स्थापित करने के लिए, यदि आपको बैंक खुलवाना है तो ये प्रावधान आपको जरूर देख कर जाना चाहिए, ठीक है ना। चल देखते हैं। पहला दरअसल क्या है, लाइसेंस संबंधी प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले आपको एक भारतीय आवेदन आप कभी कर सकते हैं, आवेदक कभी भी
कभी भी कर सकता है। पहले ये प्रावधान नहीं था, उसको एक जब आरबीआई गाइडलाइन देती थी ना तब जारी किया जाता था। अब तो कभी भी कर सकता है। अब कभी कर सकता है, लेकिन अब कौन कर सकता है? सबसे पहले आवेदक क्या होना चाहिए? आवेदक भारतीय होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक, विदेशी नहीं होगा। कोई इंडियन है तभी बैंक स्थापित करने के लिए आरबीआई परमिशन देगा। यही नहीं, दूसरा पॉइंट और क्या, कम से कम 10 वर्षों का स्वच्छ इतिहास होना चाहिए। स्वच्छ इतिहास का मतलब क्या है कि कहानी लिखी गई उसके बारे में इतिहास में नहीं। इसका मतलब क्या है, 10 वर्षों स्वच्छ इतिहास का मतलब क्या है, वो जो बैंकिंग क्षेत्र में या कुछ भी कारोबार कर रहा है वो कोई फ्रॉडगिरी काम ना किया हो। स्वच्छ इतिहास का मतलब ये है। अगला पॉइंट क्या है, जो अभी जो मैंने पॉइंट बताया कि कोई बड़े औद्योगिक इकाइयों को, बड़े या जो औद्योगिक समूहों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जा सकता है। ठीक, जो बड़े जो औद्योगिक समूह हैं जिनके पास कंपनी, उनको लाइसेंस नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक काम हो सकता है, जो पहले से स्थापित बैंक हैं, पहले से स्थापित बैंकों में कितना 10% की या 10% की हिस्सेदारी ले सकते हैं। ये बैंक कोई स्थापित नहीं कर, लेकिन हाँ जो पहले से बैंक स्थापित है तो उनमें कितने 10% केवल हिस्सेदारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। और अगला पॉइंट क्या है, और न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? भैया बैंक खोल रहे हो तो पैसा चाहिए ना। पूंजी मिनिमम आपको कितनी, 500, कितना 500 रुपये नहीं, 500 करोड़ होना चाहिए। न्यूनतम पूंजी कितनी? यदि आपके पास भैया 500 करोड़ है तब आप आवेदन कर सकते हो। चलिए, और ये तो होना चाहिए ना। और जो लाइसेंस, मान लो आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया तो लाइसेंस कब तक मान रहेगा कि हरदम नहीं। लाइसेंस जब आपको मिल जाए तो आपको 18 माह के अंदर, लाइसेंस वैलिडिटी कितनी होगी? 18 माह। लाइसेंस जब मिलने के बाद आप 18, सॉरी लाइट चली गई, देखते हैं लाइट सुधार किया जाए। चलिए, लाइट चली गई थी तो उसके लिए खेद है, कोई बात। चलिए, तो हम बता रहे थे कि जो लाइसेंस है, जो जब आरबीआई लाइसेंस जारी कर देगा तो 18 महीने के अंदर आपको बैंक स्थापित करना होगा, नहीं तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए। एक प्रावधान ये होगा कितने, और ये तो हो गया कि पूंजी कितनी, जो 500 करोड़, लाइसेंस वैलिडिटी 18 महीने रहेगी। ठीक है ना, चलिए। और फिर इसके बाद वही हिस्सेदारी जो मैं आपको बताया कि पहले तो 500 करोड़ आपके पास है, इसके बाद जो पहले 5 साल में फर्स्ट 5 ईयर में क्या करना पड़ेगा, आप अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% लाएंगे। और फिर 15 वर्षों में कितने परसेंट लाएंगे अपनी हिस्सेदारी? कितने परसेंट? 15% अपनी हिस्सेदारी 15 वर्षों में लाएंगे। और इसके उपरांत यदि आपको अपनी हिस्सेदारी और घटाना है तो अगले 15 वर्षों में अपनी हिस्सेदारी और भी घटा सकते हैं। ठीक है ना, और आप 100% दूसरों को भी बेच सकते हैं, लेकिन 15 वर्ष के बाद ही से हो पाएगा। पहले यदि आप पहले बैंकिंग सेक्टर में गए हैं तो इतनी आसान नहीं कि कल स्थापित कर फिर तुरंत बैंक से निकालना है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो कम से कम 5 साल में, जो पहले 5 साल होंगे अपनी हिस्सेदारी 40, पहले 100% होगा, फिर 5 साल के अंतर्गत आपको अपनी हिस्सेदारी कितने 5%, सॉरी मतलब 60% घटानी होगी, मतलब 40% अपनी हिस्सेदारी रखनी होगी। इसके बाद अगले 15 वर्षों में केवल आपको 15% हिस्सेदारी ही उस बैंक की रखनी, बाकी क्या है शेयर धारकों का क्या कर देना है, बेच देना है। और यदि आप, और लेकिन हाँ, किसी को आप बेचेंगे तो वह एक व्यक्ति को, किसी एक को 10% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बेच सकते हैं। केवल बीमा कंपनी को, जो बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बीमा कंपनी को केवल 15% दे सकते हैं। उन्हें कोई, ये तो स्वयं रख लीजिए 15%,
और कोई 10% ज़्यादा हिस्सेदारी उस बैंक की नहीं होगी किसी व्यक्ति की, ठीक है ना। और एक कंडीशन आपके पास और है, कंडीशन की एक जो शाखाएं आप स्थापित करेंगे 1/4 शाखाएं क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आपको विकसित करनी पड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। 1/4 शाखाएं आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी शाखाएं आप खोल रहे हैं उसका 1/4 शाखाएं आपको ग्रामीण बैंक में, ग्रामीण बैंक नहीं ग्रामीण इलाकों में आप खोलना पड़ेगा। और ग्रामीण इलाके जिसकी जनसंख्या 9,999 से, मिनिमम जनसंख्या 9,999 है, वहां पर आप बैंक खोल सकते हैं। ये कसौटियां हैं कि कभी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, 10 वर्षों का स्वच्छ इतिहास होना चाहिए। लेकिन किसी भी औद्योगिक समूह को हम लाइसेंस नहीं देंगे, लेकिन पैसे स्थापित कंपनियों को कितना 10% ले सकता है। और लेकिन पूंजी कितनी चाहिए, पहला ये नंबर है, फिर दूसरा 10 वर्षों में स्वच्छ इतिहास, तीसरी कंडीशन क्या है, पूंजी। लेकिन आप कोई इंडस्ट्री वाला व्यक्ति नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, कि अब बहुत बड़ी आपको इंडस्ट्री, इसीलिए मुकेश अंबानी जो बड़े बड़े कंपनी धारक हैं, चाहे रिलायंस हो या किसी की, उनकी बैंकें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन किसी बैंक में शेयर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आपको उनकी पर्सनली बैंक नहीं मिलेगी, याद रखना बात। चलिए, अब पूंजी 500 करोड़, लाइसेंस जब जारी किया 18 माह और इतना हो जाएगा। चलिए, और मैं आपको बताया कि 2000, अभी कब क्वेश्चन पूछ सकता है ना, अभी 2002 में, 2002 के पहले 2004 में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2004 में 2 बैंकों को लाइसेंस दिया गया, आरबीआई ने 2004 में, आईबीआई ने 2 बैंक को, कौन कौन से, जिसको बोलते हैं यस बैंक, यस बैंक और कोटक महिंद्रा। पहले हम नहीं सुन, लेकिन अब नाम अच्छा सुन रहे हैं ना, कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, इनको लाइसेंस दिया गया 2004 में। आरबीआई ने यस बैंक और कोटक महिंद्रा को लाइसेंस दिया। और फिर 2014 में 2014 में आईडीएफसी बैंक एंड और कौन कौन, बंधन बैंक को कब दिया गया लाइसेंस, 2014 में आरबीआई ने बैंकों को लाइसेंस दिया। और ये टाइम से लाइसेंस जारी करती रहती। तो बैंक स्थापित करने के लिए कसौटियाँ कौन कौन सी हैं, कि आपके पास 500 करोड़ की पूंजी हो, कम से कम मिनिमम पूंजी 500 करोड़ हो, लगभग 10 वर्षों का स्वच्छ इतिहास होना चाहिए, पहली बात तो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, विदेशी नहीं होगा, भारतीय व्यक्ति होना चाहिए, और वो एक औद्योगिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यदि उसको बैंक में दिलचस्पी है, इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहले स्थापित बैंक में 10% तक शेयर उसमें खरीद सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। और लाइसेंस जो आरबीआई देगी वैलिडिटी 18 माह की, 18 माह में आप बैंक खोल ले रहे हैं तो आपको हरदम बैंक के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं, 18 माह के बाद लाइसेंस ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा, आपको दोबारा परमिशन लेना पड़ेगा फिर जब आएगा, ठीक। चलिए, और जो भी शाखाएं खोलेंगे आप कितनी, 1/4 ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, इतना सा समझ गए होंगे। अब जो अगला वीडियो हम लोग लेकर आने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंक स्थापित करवा दिए, कितने प्रकार के बैंक हैं हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। जब अब हम लोग पढ़ेंगे एनपीए क्या होता है, कि जो बैंक की धोखाधड़ी कर लेती हैं, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्तियां, उसको पढ़ेंगे। सिबिल एक बैंकों में जो होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो बैंकिंग व्यवस्था है, इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, जो कि एनबीएफसी बोलते हैं, ठीक है, जैसे नाबार्ड है, इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्वयं सहायता समूह, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है नाबार्ड से क्वेश्चन आपको आ जाता है, ठीक है। तो कैसे उसी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट एक ही है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो भूलें ना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।